कि मेरे ख्याल से एक दफ़ा पहले हम स्लाइड्स को गो थ्रू कर लें और जैसे जैसे हम स्लाइड्स करते जाएंगे उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ हम जो मतलब हमारे जहन में जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए क्वेश्चंस वो भी पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे और अगर वो किसी के जहन में और कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी साथ ही पूछ लेगा कि मेरे जहन में इस टॉपिक का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता, ठीक है, तो वो भी इस हम साथ ही उसको कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी लेक्चर 1 से। और ओवरव्यू में तो मैम ने जस्ट वही चीज़ें सारी हाईलाइट की हुई हैं जो कि मतलब आगे सारी स्लाइड्स में है, तो मैं आगे चलता हूँ। हिस्ट्री में भी मैं और जब दोपहर में बात हो रही थी गालिबन जो है डॉक्टर मैजबी से कि हिस्ट्री में मैंने तो सिर्फ चार इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि याद किए हैं, वो भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्वेश्चन इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि हिपोक्रेट्स का एरा याद किया है और बेसिकली तो इन्होंने जो है वो फाउंडेशन रखी थी जो है कम्युनिटी मेडिसिन की या एपिडेमियोलॉजी की। तो इनका मैंने याद किया कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने क्या चार बेसिकली जो है वो वर्ड्स दिए थे जिनको इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहा था कि ये लिंक्ड होते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, जिसमें इन्होंने सीजन्स का कहा, वाटर का कहा, विंड का कहा और लाइफस्टाइल का कहा कि ये जो है ये चार चीज़ें जो हैं वो इंसान की डिजीज जो डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले करती हैं। और ये पहली दफ़ा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो एरा 460 से 377 BC है। दूसरा जो मैंने जो इम्पोर्टेंट नाम है जो हमें इसमें जिनकी कंट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए वो है जेम्स लैंग का। मैंने इनको याद ऐसे किया है कि एक का 102 के डिफरेंस के साथ मतलब है नाम और एक का 101 ईयर्स के डिफरेंस के साथ है। इनके ईयर्स अगर याद करने हैं किसी ने तो वैसे कर सकते हैं। जेम्स लैंग 1747 में विटामिन सी और स्करी के दरमियान इन्होंने जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। इसी तरह जॉन स्नो ने 102 ईयर्स के बाद 1849 में कॉलरा इन लंदन जो है वो जो भी वो सारा इनका हमने वो स्टोरी पूरी सुनी थी, मैम ने सुनाई थी और गालिबन इस पर किसी ने रिसर्च भी की थी कि ये क्या था। और डॉलन हिल 1950s में जिन्होंने स्मोकिंग और लंग कैंसर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैडम ने एक स्लाइड में अलग से भी मेंशन किए हैं, तो इसलिए ये चार चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हमें जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड जो है वो जहन में रखनी चाहिए। इसमें से मे बी कोई क्वेश्चन आए ना आए, अब इसका मुझे नहीं आइडिया। अब आगे चलते हैं एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट लेक्चर में मेजॉरिटी हमारी डेफिनेशंस हैं। और मुझे याद है जब मैं रफ़ा में पढ़ रहा था अपना ये एपिडेमियोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, तो हमारे वहाँ के भी लेक्चर ने यही कहा था कि मुझे सबसे पहला सवाल हम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन ही पूछते हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन जैसे मैंने याद की है, मैंने तो ये याद की है कि इसकी डेफिनेशन में हमें तीन चीज़ें कभी नहीं भूलनी: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, और इसके बेसिस पे जो हम इन्फेरेंस या नॉलेज निकालते हैं उसको यूज करते हुए उस हेल्थ रिलेटेड जो इवेंट है उसको हमने कंट्रोल करना है इन दैट पॉपुलेशन। तो ये तीन चीजें हैं जो मिलके एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन बनाती हैं कि हमें डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए इन ए पॉपुलेशन, हमें उसके डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स हम आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि ये है क्या, और प्लस इसकी बेसिस पे जो हमें नॉलेज मिलेगा उसको हमने यूज करना है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू को या किसी भी डिजीज को, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। किसी को कुछ ऐड करना है तो कुछ और भी बोल ले, मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ। हाँ डॉक्टर अली, स्क्रीन शेयर कर दें अगर, ताकि सब लोग एक ही स्लाइड पे रहें। मैंने एक्चुअली अब मेरे सामने लैपटॉप अलग खुला हुआ है और ये मैं फोन पे मेरे ये जो है वो हो रहा है। अगर कोई और स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो प्लीज कर ले।
मैं कर लेती अच्छा हूँ। डॉक्टर अली, हम इसमें ये कर सकते हैं कि मैं कर लेती जो हूँ। भी हमारा लेक्चर है, वो जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वो हम ग्रुप पे पहले शेयर कर लें ताकि वो हम पढ़ लें। वो तो हमने तो इस डिसाइड तरीके कर से लिया था डॉक्टर अच्छा, तो डॉक्टर शायद हो सकता है पहले जी जी। डिसाइड कर लिया था, हाँ, कि हमने लेक्चर 1 पढ़ना है। डॉक्टर हमने आज अली ये ओ, डिसाइड किया हुआ था, ओके, भी तो शेयर मुझसे किया वो था। मैसेज वगैरह कुछ मिस हो गया होगा, तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा लेक्चर है। आप प्लीज कंटिन्यू करें। और मुझे मेरी एक और भी सजेशन है कि कोई भी एक बंदा, मतलब कोई भी स्टूडेंट अपना वो अब खुद ही सिलेक्ट कर ले, और कोई भी लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो एक ही बंदा उस चीज को हमें एलॉबरेट करे, समझाए, ताकि कॉन्सेप्ट्स बन जाएं। दिस इज माय ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे टोकना भी है। मतलब ये पढ़ तो मैंने लिया ऑलमोस्ट एपिडेमियोलॉजी जहाँ तक हमने पढ़ी है, मैं तो वहाँ तक अपडेटेड हूँ, लेकिन अब मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं हाँ, किसी अच्छा को डॉक्टर गलत अली, पढ़ाऊँ, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि कोई अगर मैं कहीं पे मेरी गलत हूँ, आवाज किसी और ने भी पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे दरमियान डॉक्टर में अली, ऐड कर दे मेरी प्लीज। आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है ओके। आवाज। अच्छा क्या डॉक्टर, आती? वो ना क्या था, होस्ट डिसेबल्ड अटेंडीज की स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे ख्याल से आपने मुझे इजाज़त देनी है पहले। मैं वो कहाँ से दूंगा? ये मुझे नहीं पता। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने भी ट्राई गुड किया। गुड। एक सेकंड, ये मैं कहाँ से कर सकता हूँ? आप ऐसे करें, लेक्चर ये खोलें ना मुझे अपना, उसमें लिखा होगा शेयर। जहाँ से भी आप शेयर जो भी करते हैं, जिसको भी वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, और वहाँ पे अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, जी एग्जैक्टली बिल्कुल कर दिया मैंने। ठीक होगा। आ रही है? जी अब हो रही है। जी एग्जैक्टली, ये डेफिनेशन पे मैं था। इससे अगली स्लाइड पे अब चलते हैं। तो अगर आपको सबको याद हो तो मैम ने ये बताया था कि हमने स्टार्ट में कि हमें 3 चीजें कभी नहीं भूलनी है एपिडेमियोलॉजी में। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ऑब्वियसली हम आगे भी पढ़ते हैं इसको कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्रायड बनता है टाइम, प्लेस और पर्सन का, कि हम किसी भी डिजीज को टाइम, प्लेस और पर्सन के लिहाज से स्टडी करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो इसके एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, और एक पांचवा वो मुझे याद है, चौथी चीज जो मैंने ऐड की थी वो वेक्टर या व्हीकल जो होता है वो होता है इसमें, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऑफ एनी हेल्थ रिलेटेड डिजीज और इवेंट। और तीसरी चीज जो मैडम ने बताई थी वो फ्रीक्वेंसी थी। उसमें भी 3 चीजें थी, उसमें रेट, रेशो और प्रोपोर्शन था। तो मैम ने कहा था कि ये 3 जो चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स और फ्रीक्वेंसी, ये आपने कभी नहीं भूलनी है। और इन तीनों में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टाइम, प्लेस, पर्सन के लिहाज से हमें डिजीज को डिफाइन करना होता है, और जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें हमें एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट के लिहाज से डिजीज को डिफाइन करना होता है, और फ्रीक्वेंसी में हम रेट, रेशो और प्रोपोर्शंस के लिहाज से डॉक्यूमेंट करते हैं डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में, ताकि जो है हमारी जो भी एपिडेमियोलॉजी है, जो भी डिजीज हम स्टडी कर रहे हैं उसका हमारे पास कोई डाटा भी मौजूद हो, न्यूमेरिकल डाटा भी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली टाइम, प्लेस और पर्सन, जो भी पॉपुलेशन है, जिस भी पॉपुलेशन में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वो चीजें आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। डिटर्मिनेंट हो गया। Actually, I ठीक want हो to गया। add something. Hello, can you hear me? सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती जी हूँ, जी लाइक ये जो हमारे पास जी जी बताइए। एपिडेमियोलॉजी में जैसे कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में यहाँ 3 W's हैं। तो मैम ने हमें बताया था कि आपने अपने माइंड में हमेशा पे रखने हैं 5 W's। 5 W's कौन से हैं? वो है हमारे पास सबसे पहले व्हाट मीन लाइक ओरिजिनली 5 जी। तो वो 5 W's में हमारे पास 5 ही इस तरह से पैटर्न में आता है कि सबसे पहले आता है डायग्नोसिस।
that is called what. And then we will go for the who is the person या जो भी हमारे पास host होगा, तो उसमें further classifications है कि आपके पास who में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. Then we move toward where is the place, and then we will go for the when is the time, and then why. एंड पे जो हमारा एक जिसपे हमारे पास एक डाटा कलेक्ट होता है वो होता है why या how पे. दैट इज द कॉजेस, कि वो जो भी हमारे पास एक आउटब्रेक हुआ है उसका कॉज क्या है. दैट इज द एंड W. इसमें हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में मतलब हमेशा जब भी आप कोई भी केस एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी केस का, तो आपके माइंड में 5 Ws होने चाहिए. बेसिकली मैं ये 5 Ws को टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ मर्ज करना चाह रहा था, जो मैम ने नहीं किया था. अगर आपने देखा हो तो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी जब हम आगे जो के डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है, तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास ये जो पहले 4 Ws हैं ये आते हैं, व्हाट, हु, वेयर और व्हेन. और एनालिटिकल में हमारे पास लास्ट वाला आता है, व्हाई एंड हाउ वाला. तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को, इस चीज को वहां के लिए सेफ रखा हुआ था कि हम कैसे टाइप्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को, मतलब इसको हम कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे आगे जाके. किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया यहाँ पे? क्योंकि मैंने अगली वाली बात थोड़ी सी आगे आनी है, बात उसको थोड़ा पहले बता दिया है. टाइप्स ऑफ नहीं समझ आ गई. नहीं ठीक है, ठीक है. अब नेक्स्ट है जी हमारी जो स्लाइड है, उसमें आपको ये तो इजी है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स क्या होती हैं कि कोई भी डिजीज हो या कोई भी इवेंट होता है किसी भी एक पॉपुलेशन में जो कि हम स्टडी करना चाहते हैं, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में बीइंग हेल्थ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, वो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है. उसको हम हेल्थ रिलेटेड स्टेट या इवेंट कहते हैं. इट कैन बी अ डिजीज, इट कैन बी एनी इवेंट जिसकी वजह से कोई डेथ हुई है, इट कैन बी एनी बिहेवियरल या रिएक्शंस टू प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स. जैसे जो मतलब बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमने कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है कम्युनिटी में और उसका हम रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं, तो वो भी एक इवेंट है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट या इवेंट में आता है. या एक कम्युनिटी का जो उस कम्युनिटी में अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज हैं उसकी तरफ बिहेवियर या रिस्पॉन्स कैसा. पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है कि ऐसे लोग जो कि एक जगह पे रहते हैं और वो कोई खास कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं. इसी तरह इसी में एक चीज है कम्युनिटी की, कि कम्युनिटी क्या होती है कि एक खास जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को हम जो खास एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल कंडीशन शेयर करते हैं, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं. ये 5 Ws आ गया है एपिडेमियोलॉजी में, व्हाट, हु, व्हेन और वेयर और व्हेन, एंड लास्टली व्हाई. ये व्हाट इज डायग्नोसिस के जो डिजीज अंडर स्टडी है, who is the person, जैसे पहले वो मैडम ने बताया है, where is the place, when is the time, and why and how is the cause of mode of transmission या risk factor. ये जो पहली 4 हैं, these are ये हम स्टडी करते हैं अपनी जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर, और जो लास्ट है why and how, वो हम अपने स्टडी करते हैं एनालिटिकल के अंदर. तो यहीं पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल क्या होता है. तो डिस्क्रिप्टिव को अगर हम देखें तो who, when, where और what से हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज इन एनी कम्युनिटी. तो डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहे होते हैं. अब इसमें केस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इसमें सर्वेज आ जाते हैं, इसमें सर्वेलेंस आ जाती है. ठीक है, और एनालिटिकल में हमने स्पेसिफिक स्टडी डिजाइन करना होता है. वो कोई भी टाइप ऑफ स्टडी हो, वो ऑब्जर्वेशनल हो, वो एक्सपेरिमेंटल हो. ये जब हम आगे अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मतलब ये भी आएगा कि एनालिटिकल की भी आगे से टाइप्स होती हैं, ऑब्जर्वेशनल होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है. ऑब्जर्वेशनल में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस करते हैं,
और एक्सपेरिमेंटल में हमने इंटरवेंशन करनी होती है, उसमें हम छेड़खानी कर रहे होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। तो हम कोई ना कोई स्टडी प्लान करते हैं और हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि कोई चीज, कोई रिस्क फैक्टर है और इसकी वजह से ये फ्लां डिजीज हुई है, और ये जो हाइपोथेसिस है इसको हम टेस्ट करते हैं उस स्टडी की बेसिस पे, और फिर हम इन्फेरेंस निकालते हैं कि ये हाइपोथेसिस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। जैसे केस कंट्रोल है उसमें, और कोहॉर्ट है, ये जो स्टडीज होती हैं ये इन सब के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे केस कंट्रोल है तो इसमें हमें पहले केसेस डिफाइन करने होते हैं, फिर कंट्रोल डिफाइन करने होते हैं, फिर आगे से उनके पैरामीटर्स होते हैं कि उस स्टडी को हमने कैसे लेके चलना है। तो ये दो डिफरेंट बेसिक टाइप्स हैं एपिडेमियोलॉजी की, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, जो कि आपने याद रखनी है कि इसमें क्या, और इसमें से क्वेश्चंस कैसे, अभी तक जो चीजें हैं इसमें बेसिकली तो आपकी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं या डेफिनेशंस बता के आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। जैसे मैम ने हमें क्वेश्चंस की वो कराई थी कि जी आई एम द डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स एंड द अप्लाइड जो है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज and I am called this. I'm part of a whole. तो मैम ने ऐसे जो क्वेश्चंस बताए थे, तो डेफिनेशंस बता के तो उसकी आगे से इंटरप्रिटेशन या टर्मिनोलॉजीज पूछी जा सकती है। क्या तो इसमें से अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है खास कि कोई मुश्किल हो और कोई मुश्किल सवाल आ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। डिफरेंस आ सकता है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल का। जी बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स याद करने बहुत जरूरी हैं एपिडेमियोलॉजी के। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है और ये मुझे मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन अभी। तो ऑब्जेक्टिव्स ये जो 5 हैं ये एज इट इज याद करने हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम बेसिकली किसी भी डिजीज की इटियोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं, या इन अदर वर्ड्स के जैसे मैंने बताया कि जैसे हम एनालिटिकल में हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट करके इन्फेरेंस निकाल रहे होते हैं कि आया ये रिस्क फैक्टर इस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं है, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी। दूसरा, जब हम एपिडेमियोलॉजी मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे जब हम मेजर्स की तरफ आते हैं, जब हम अपनी स्टडीज कंडक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि डिजीज का एक्सटेंट क्या है, उसकी प्रेवलेंस कितनी है हमारी कम्युनिटी में, वो कितनी ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो डिजीज जो अंडर स्टडी है इसकी हम नेचुरल हिस्ट्री और प्रोग्नोसिस दी कि आया इट इज एन एक्यूट डिसऑर्डर, इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म डिजीज है कि लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है, ये हम डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा हमने अगर कोई नई इंटरवेंशनल कोई हमारे पास थेरेपी आई है, उसका रिस्पॉन्स देखना, तो हम वो इससे डिटरमिन करते हैं एपिडेमियोलॉजी से, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल एंड फोरमोस्ट पर्पस है एपिडेमियोलॉजी का, दैट इज कि हमने ऐसा डेटा देना है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी, जो कि हमारी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करे पॉलिसी मेकर्स को। वो हम खुद भी हो सकते हैं या वो और लोग भी हो सकते हैं। तो हमने उनको आफ्टर ऑल दिस एक ऐसा डाटा देना है कि जी आप, हमारी ऑब्जर्वेशंस ये हैं, आप और हमारी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो हमने रिजल्ट निकाला है वो ये है, काइंडली इसकी बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी मेकिंग करें। तो ये बेसिक 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसमें कोई चीज, ये तो एज इट इज पूछे जा सकते हैं, ये 5 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये मुझे आए भी थे और ये आने चाहिए सबको। टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी को हम पढ़ चुके हैं, ट्रायड्स पे आ जाएं प्लीज। डॉक्टर मैजमी, अगर आप प्लीज थोड़ा सा अब ऐड कर दें ये ट्रायड्स वाला पार्ट।
और प्लीज एग्जांपल्स के साथ अगर हम करें टाइम और ये जो है पोस्ट नहीं मतलब पॉइंट सोर्स एंड प्रोपिगेटेड, तो दैट विल बी मोर यू नो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो अभी वो तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो तो उसमें आएगा। ये तो अब हम ही ट्रायड्स पढ़ने लगे हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन वाले। मगर टाइम में भी तो है ना, जो है सीजनल वेरिएशंस हैं, पॉइंट सोर्स हैं, कोर्स है और प्रोपगेटेड है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली ये वाला अगर आप काइंडली एक्सप्लेन कर। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जी 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 प्लीज। जी आप कर ले। नहीं नहीं आप करें प्लीज, मैं तो चाह रहा था कोई और अब। अच्छा, मैं बेसिकली तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायड में हमारे पास आता है सबसे पहले आपके पास प्लेस, पर्सन एंड टाइम। और सबसे पहले हमारे पास पर्सन में आप इसको रिलेट कर दें हु से, ठीक है। और उसमें हमारे पास एज स्पेसिफिक भी हो सकता है, उसमें हमारे पास क्लास स्पेसिफिक भी हो सकता है, सेक्स स्पेसिफिक भी हो सकता है, फीमेल, मेल। और उसके बाद हमारे पास इसमें एथनिसिटी भी आ सकती है, रेस भी आ सकता है, बिहेवियर, ये सारी चीजें हमारे पास प्लेस में आती हैं। उसके बाद हमारे पर्सन में आती हैं। देन वी विल गो फॉर द प्लेस। प्लेस में हमारे पास आ जाती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट एरिया, फॉर एग्जांपल आप कर दें कि जिस तरह आपके पास नॉर्दर्न एरियाज हैं, उसके अलावा उसके रेफरेंस में डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस भी आती हैं और डिफरेंट किस्म के आउटब्रेक्स भी होते हैं। तो इसलिए वो ये चीज काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इसके साथ वहाँ की लिंक करती है जिसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीजनल वेरिएशंस। मतलब जैसे जैसे आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, उसी तरीके से आपके पास सीजनल वेरिएशन भी आती है। तो इन दोनों का आपस में काफी लिंक है, मतलब प्लेस और टाइम का, इनकी वजह से काफी डिफरेंस भी आता है। तो एग्जांपल आप एस्दमा की ले सकते हैं। एस्दमा की एग्जांपल हो सकती है कि प्लेस एलर्जीज भी आ सकती हैं। The asthma is a seasonal variation. asthma जो है हम उसको seasonal variation लेंगे टाइम में। Exactly. उसके बाद इसमें हमारे पास एलर्जीज आ सकती हैं, और स्पेसिफिकली अब जैसे आप इसको देखेंगे जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आपके पास इन्फेक्शन रेट डिफरेंट होगा, इन्फेक्शन टाइप डिफरेंट होगी। और इसी तरह अगर आप मूव करेंगे नॉर्दर्न एरिया की तरफ, तो वहाँ पे ये चीज डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एलर्जीज का भी ये एक एग्जांपल आती है कि इसमें भी काफी डिफरेंस आता है। किसी और को कुछ ऐड करना है प्लीज? मैंने पॉइंट्स ये मॉडल हम किसी भी डिजीज पे एप्लीकेबल अगर हमें आ जाए कि किसी भी डिजीज पे टाइम, प्लेस एंड पर्सन के लिहाज से करें, तो क्योंकि हमने आपको पता है वो भी और भी सब्जेक्ट्स में जैसे पढ़ा है कि पर्सन्स में जैसे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, एज है, सेक्स है, तो ये चीज़ों के लिहाज से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो हमें पैटर्न्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश पता है कि डायबिटिक्स में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, या उसके विद अलॉन्ग विद एज, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे क्योंकि ओपेसिटी बढ़ती है तो उसमें भी आपके डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटीज़ हो जाए, कार्डियोवैस्कुलर हो जाए, या कोई भी और डिजीजेज हो जाए, तो उसमें हम ये मॉडल अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें टाइम वाइज कोई वेरिएशंस नहीं है। अगर इन्फेक्शियस है तो उसमें टाइम वाइज वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह प्लेस है तो प्लेस में हमारी जैसी एग्जांपल्स दे दी हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में था कि हो सकता है कि ये हमें डिजीज स्पेसिफिक ये हमें दे दिया जाए कि इस पे ये अप्लाई करें। तो डॉक्टर अली आप डिटेल में करें ना कोई एक डॉक्टर अरूज कोई डिजीज जैसे एस्दमा है जैसे एस्दमा का मैंने एक्सप्लेन किया है कि एस्दमा में जो प्लेस है ये ज्यादा जो है वो होता है। आपको पता है अगर कोई एस्दमेटिक है तो वो हिली स्टेशंस में जहाँ पे पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, या जहाँ पे एक स्पेसिफिक सीजन में पोलन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें इसके आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। या स्किन एलर्जीज, जिनको पोलन वाली स्किन एलर्जीज होती हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पर्सन्स में यूजुअली आप ये देख सकते हैं कि ये किसी भी एज ग्रुप में कर सकता है। और अगर हम सोशियो इकोनॉमिक में आ जाए तो लो सोशियो इकोनॉमिक को
लाइकली ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उनमें न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता और इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। और बाकी सेक्स और रेस या बिहेवियरल वेरिएशंस इसमें कोई नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई हो, ठीक है, लेकिन आपके कोई एक दो कैरेक्टरिस्टिक एज इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन अप्लाई हो सकते हैं किसी भी डिजीज में। Thank you. इसमें किसी और कोई और कुछ ऐड करना चाहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन था और मैं इसको मैम के साथ भी डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली इस क्वेरी को, कि अगर हमने इस ट्रायड को अप्लाई करना है किसी भी डिजीज पे तो क्या हम कर सकते हैं। हेलो जी हम सुन रहे चले डॉक्टर अली आगे चलें। चलें, अगला जो है ना जी वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट फैक्टर्स आते हैं, स्लाइड कौन सी है? ठीक है। तो एजेंट में सबसे पहले आपको पता है कि एजेंट इज एनी फैक्टर विच कैन बी बायोलॉजिकल, जिसमें हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जाते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कोई भी केमिकल है जो कि कोई भी डिजीज कॉज कर सकता है, कोई फ्यूम्स है, कोई इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल ट्रॉमा है, इसी तरह मतलब फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल ट्रॉमा है या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। ये चार ऐसी चीजें हैं, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी एक्सेस या डेफिशिएंसी या एक्सपोजर की वजह से कोई भी डिजीज या साइंस एंड सिम्टम्स एस्टैब्लिश हो सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन, ठीक है। और होस्ट जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो वही है एज, सेक्स, रिलीजन, कस्टम्स, जेंडर, जेनेटिक्स, इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। आप इससे अगली वाली स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। डॉक्टर रूज किसने शेयर की हुई है स्लाइड? ये वाली जो स्लाइड है, तो इसमें जो एजेंट्स हैं वो इट कैन बी बायोलॉजिकल, इट कैन बी केमिकल, इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी न्यूट्रिशनल। और इसके अलावा जो होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट कैन बी रिलेटेड टू द एज स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे हम जब आगे क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो कुछ मतलब स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस की अगर हमने जो जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि एज स्पेसिफिक जो होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जो कि बच्चों में स्पेशली मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, तो वो एज स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ सेक्स स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, इसी तरह कुछ कस्टम्स या रिलीजन से रिलेटेड होती हैं। ये हमने अपनी वो जो सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं इस पब्लिक हेल्थ के उसमें भी हमने ये चीजें पढ़ी हैं। डॉक्टर अली इसमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? देखिए इसमें से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। इसमें से एजेंट्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चन एज इट इज बनता नहीं है। वेक्टर्स का पूछ सकते हैं कि वेक्टर में और व्हीकल में क्या डिफरेंस है। हेलो जी जी ठीक है। ठीक है, तो आगे आते हैं जी एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट पे वही जो है हमारे जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज पे, वो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। आपको पता है ह्यूमिडिटी में जो जितनी भी जो रेस्पिरेटरी बॉर्न इन्फेक्शंस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। एल्टीट्यूड है, क्राउडिंग है, हाउसिंग है, नेबरहुड है, वाटर है, मिल्क है, फूड है, रेडिएशन है, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर आपको याद हो कि हमने ये जितने भी होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हमने पढ़े थे।
को आगे से रिस्पॉन्स तो देते अगर मैं गलत हूँ। जी नहीं सही कह रहे हैं। मीटिंग अनलॉक कर दें, कुछ और लोग भी ऐड होना चाहते हैं। मैं वो कैसे करूं? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मीटिंग लॉक सेटिंग्स में चेक कर लें। अनलॉक कर दी मैंने। वेटिंग रूम भी अनचेक कर दूं? हाँ कर दें ताकि सब लोग खुद ही आ कुछ सकें। ऐसा ही होता है, कर दें। चले चले डॉक्टर अली ओवरव्यू देते जाएं क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे क्राउडिंग हाउस जी। नेबरहुड वगैरह जो जिस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात है ना उस स्लाइड पे हमें ले जाएं। ठीक है, आगे आ जाए वेक्टर पे। वेक्टर की डेफिनेशन जैसे इस साथ बेसिक साथ questions, जी प्लीज। डॉक्टर अली साथ साथ क्वेश्चंस भी बताएं कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्चुअली ये जो अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा है ना, इसमें कोई इतने खास क्वेश्चंस है नहीं। जो क्वेश्चंस वाले पार्ट्स हैं वो आगे आएंगे। और अगर लास्ट टाइम जो मैम ने ट्यूटोरियल लिया था उसके अगर किसी ने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो दे कैन गिव अ वेरी गुड पिक्चर कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं। वो बिल्कुल वो जो लास्ट ट्यूटोरियल था ना, उसमें मैडम ने यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि सोर्स की डेफिनेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैडम ने इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा था कि सोर्स बेसिकली इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो मैडम ने पूछा था कि आई एम द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, तो इसका आंसर क्या है? दैट इज सोर्स। तो बेसिकली आइदर आपसे डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाएगी या आपको डेफिनेशन बता के उसकी टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाएगी कि आउट ऑफ 4 या आउट ऑफ 5 या फिलिंग द ब्लैंक्स में उसकी टर्मिनोलॉजी कि ये है क्या। अच्छा, इसके डॉक्टर अली इसके 2 बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्राइड्स हैं एपिडेमियोलॉजी के, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अगर हमें क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में और ये दोनों ट्राइड्स हमें दिए जाते हैं, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ये बेसिक होगा? देखिए दो ट्रायड्स दोनों बेसिक हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक डिटर्मिनेंट्स का है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टाइम प्लेस एंड पर्सन में होती है। हमने जब ये देखना होता है कि कितनी हमारी किसी भी कम्युनिटी में डिजीज कितनी है तो हम उसको टाइम प्लेस और पर्सन के लिहाज से पढ़ते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स क्या है? तो अगर डिटर्मिनेंट्स में हमने ये देखना है कि किस वजह से डिजीज हुई है, आया वो होस्ट फैक्टर्स है, ठीक है, वो उसमें होस्ट कितना वो रोल प्ले कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एजेंट्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं और एनवायरनमेंट कितना रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल मीजल्स है तो मीजल्स का आउटब्रेक किस एनवायरनमेंट में इफेक्ट करता है लोगों को, ठीक है, और उसमें कौन सा एजेंट है और वो किस होस्ट ग्रुप को इफेक्ट करेगा, आया उसका कोई वेक्टर है कि नहीं है। तो ये दो अलग चीजें हैं, इसलिए आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज इज समथिंग एल्स। उसको हम डिफाइन करते हैं टाइम प्लेस और पर्सन के हवाले से। ये डिजीज इस कम्युनिटी में इस वक्त में इस ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है, हुई है और इसकी जो है ना इस जगह पे ये हो रही है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में लोगों को इफेक्ट कर रहा है। जबकि हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किस वजह से हुई है, इसने किन लोगों को किया और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उन लोगों के वो इस डिजीज के होने में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब आपको डिफरेंस समझ आया दोनों का? ओके, हाँ समझ आ गया, थैंक यू। अगर नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ, इट्स ऑल राइट। मुझे बता दें, मैं जरा बाहर थी, जल्दी से। सॉरी, मुझे बता दें डॉक्टर अली। अच्छा, इसमें देखें जब भी मैंने बताया है कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन में उसने दो चीजें बताई हुई हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में डिजीज किन लोगों को हो रही है, किस टाइम पे हो रही है और किस जगह पे हो रही है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम प्लेस और पर्सन में पढ़ते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स में हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, होस्ट फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से होस्ट को एजेंट ने बीमारी की है, और आया कोई वेक्टर है कि नहीं है।
तो ये बीमारी से, एक डिजीज से रिलेटेड, एक केस से रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक पूरी कम्युनिटी में देखा जाता है कि ये किन लोगों को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, किस टाइम पे, किस स्पेसिफिक सीजन में, या किस स्पेसिफिक कोई सीजन वेरिएशन है कि नहीं है, ठीक है, और किस टाइम पे और किस एरिया में लोगों को और किस किस्म के लोगों को इफेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। तो ये दो एक डिफरेंट ट्रायड्स हैं जिनको हमें अलग अलग रखना है, अदरवाइज हम बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे एपिडेमियोलॉजी कि डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स और डिटर्मिनेंट्स इज समथिंग एल्स। लेकिन सिनेरियो बेस्ड पे अगर बात करें, लाइक हमें कोई क्वेश्चन आए तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि हमने ट्रायड इसमें कौन सा लिखना है, टाइम प्लेस वाला लिखना है या एजेंट कोर्स वाला लिखना है? ये प्लेस, टाइम, प्लेस, पर्सन वाले में हमेशा जो एपिडेमिक, पेंडेमिक्स, एंडेमिक्स ये पूछे जाते हैं, ठीक है। वाटर रिलेटेड कोई बड़ा इवेंट होगा किसी कम्युनिटी में, ठीक है, वो पूछा जो आप जाएगा। अभी बता रहे हैं ना, पेंडेमिक और वाटर रिलेटेड एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट शायद करना होगा, स्पेसिफिक डिजीज। एग्जैक्टली। तो जब कोई बड़ा इवेंट होगा किसी कम्युनिटी में तो उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, ठीक है, और नहीं, उस स्पेसिफिक डिजीज की डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो अगर हमें आ जाते हैं तो वो हमें मेंशन करेगा क्वेश्चन स्टेम में कि जी ये डिजीज किस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हुई है, या इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है। जब कॉजेटिव फैक्टर पूछेगा तो हमें पता लगेगा कि ये हमसे एजेंट पूछ रहा है। It can be either biological, it can be physical, it can be chemical, it can be radiations, it can be nutritional, it can be anything. तो वो हमें पता लगेगा कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रायड अप्लाई होगा कि डिटर्मिनेंट्स वाला ट्रायड अप्लाई होगा। मतलब लाइक जो टाइम, प्लेस और पर्सन है उसमें हमने, जैसे मैम ने भी बताया था कि प्लेस में हमने पेंडेमिक और वाटर रिलेटेड या फूड रिलेटेड और एपिडेमिक्स की बात करनी है। जी 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 सही, ठीक है जी, कुछ क्लियर हुआ? हाँ, काफी क्लियर हो गया। आगे वैसे जो लोग खामोश है ना, ये बड़े परसिस्टेंट है, ये लेक्चर्स में भी खामोश रहते हैं और आज जबकि हम सारे क्लास फेलोज हैं आपस में तब भी खामोश हैं। वो बस अटेंडेंस लगाने आते हैं। जैसे अली सैफ ने इतना बोला था कि मैंने अपनी जरा प्रॉब्लम्स ये तो वो कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं बोल रहे, बाकी कौन है? अच्छा, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती रहती है कि आधे लोग ना मुझे और अली सैफ को कंफ्यूज करते रहते हैं। मैम भी इवन समटाइम कंफ्यूज कर जाती है। वैसे साइलेंस पे बोलना वाकई बहुत मुश्किल बात है बगैर ऑडियंस के। कोई है कि नहीं है हमारे, मेरे मरियम के अलावा? हम सब हैं भाई, सब यही है, सब यही हैं। चलो बस सुन रहे हैं ना, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हम कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा नहीं है। नींद आ रही है, जल्दी खत्म कर दें। अच्छा, नींद आ रही है उसे, चलो बस अब थोड़ी सी और स्लाइड्स करवा दें, फिर मेरे ख्याल से कल करते हैं बाकी। मेरे ख्याल से मैं आपको ना जो डेफिनेशंस है वो आपको एक लिस्ट भेज देता हूँ कि ये डेफिनेशन काइंडली खुद ही पढ़ लें, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ले जाता हूँ जो कि 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये लेक्चर स्टार्ट वाले बिल्कुल नहीं लिए हुए, थोड़ा ओवरव्यू दे दें और बाकी चीजें जो है वो हम खुद ही पढ़ लेंगे। और 1 घंटा आई गेस इनफ होता है, जब ओवरव्यू पे आते हैं ना तो बात ये है कि ओवरव्यू में ना फिर हर चीज, अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये चीज हम तो डिसाइड कर ही नहीं ना सकते बीइंग स्टूडेंट, ये तो टीचर डिसाइड करता है। तो जब ओवरव्यू की बात आती है ना तो ये बड़ी खतरनाक टर्मिनोलॉजी हो जाती है। नहीं, अभी आप टीचर हैं, आप डिसाइड कर लें कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं हरगिज टीचर नहीं हूँ, मैं हरगिज टीचर नहीं हुआ। अच्छा खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपने जरूर पढ़ना, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में भी आपको तीनों चीजों का पता होना चाहिए, सिंगल एक्सपोजर,
मतलब कि इसकी इनडायरेक्ट की आगे से क्लासिफिकेशन क्या है कि कॉमन व्हीकल और जो है वेक्टर बॉर्न, और कॉमन व्हीकल में आगे आपके सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर और कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर वाले कौन से होते हैं? ये तो एग्जांपल्स आप देना डॉक्टर। हाँ ठीक है। अच्छा, कॉमन व्हीकल में बेसिकली एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में एक लोगों को डिजीज हुई है और उन लोगों की जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका जो सोर्स है वो सिंगल है। दिस इज कॉल्ड कॉमन व्हीकल। ठीक है, यानी सिंगल सोर्स से उन्हें वो इन्फेक्शियस एजेंट मिला है और वो सारे बीमार हुए। इसकी एग्जांपल ये ली जा सकती है कि जैसे कुछ लोग एक ही रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं और उसके बाद से लाइक सब लोग ये सफर कर रहे होते हैं। It can be airborne, it can be waterborne, it can be foodborne. कोई भी एग्जांपल हो सकती है कि पानी पिया, पानी का सोर्स है, जैसे वो था कॉलरा आउटब्रेक था। मगर डॉक्टर अली वाटर बॉर्न तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर भी हो सकता है कि बार बार आप पानी पी रहे हैं और आप वही मैं कह रहा हूँ अभी, इसीलिए तो ये कॉमन व्हीकल की बात हो रही है ना। अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ ना, इसकी आगे से सब टाइप्स है, ये जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है। इसकी आगे से सब 3 टाइप्स हैं। सिंगल एक्सपोजर कि फॉर एग्जांपल एक दफा खराब खाना बना, सबने खाया और सारे बीमार हो गए, दिस इज सिंगल एक्सपोजर। कि सिंगल टाइम एक्सपोजर हुआ, सिंगल इवेंट हुआ, सारे लोग बीमार हुए किसी उस इवेंट की वजह से और फिर रिकवर की और वो डिजीज खत्म होगी, दिस इज सिंगल एक्सपोजर। ठीक है। मल्टीपल एक्सपोजर है कि मल्टीपल टाइम्स लोग इफेक्ट हुए एक ही सोर्स की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खाना था, केटरिंग वाले ने बनाया, वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो सर्व हुआ और मल्टीपल एक्सपोजर हुआ और मल्टीपल टाइम लोग बीमार हुए। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूस सोर्स होता है ना, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे जो लीकी सीवेज पाइप्स होते हैं कि जैसे उनमें इसमें आइदर वो पीरियोडिक भी हो सकता है या कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। पीरियोडिक में ये होता है कि जैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता है अंडरग्राउंड पाइप्स में, सीवेज का प्रेशर बढ़ता है तो वो लीक होता है और वो पानी के साथ मिक्स होता है, पीने वाले पानी के साथ। ये हो गया पीरियोडिक उसकी कंटामिनेशन। और कॉन्टिन्यूस कंटामिनेशन में कि वो लीकेज है और वो कॉन्टिन्यूसली कंटामिनेट कर रहा है और वही लोग पानी पी रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली लोग जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीमार हो गए। तो ये तीनों जो है आइदर सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर या कॉन्टिन्यूस, ये हमारी कॉमन व्हीकल की एग्जाम्पल कि सोर्स हमारा सेम है। आइदर वो एक टाइम इन्फेक्ट कर रहा है, वो मल्टीपल टाइम इन्फेक्ट कर रहा है या कॉन्टिन्यूस इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन सोर्स सिंगल सोर्स है, कॉमन सोर्स है। एक कम्युनिटी में अगर डिजीज हो रही है तो जितने लोग उस स्पेसिफिक बीमारी से बीमार हो रहे हैं उनका जो सोर्स है दैट इज कॉमन, दैट इज सिंगल, दिस इज कॉल्ड कॉमन व्हीकल। और इसके आगे से इट कैन बी common vehicle can lead to single exposure, it can lead to multiple exposure or it can lead to continuous exposure. Clear हुआ आपको? Yeah, exactly. Thank you. अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्वायर एंड सोर्स। इसकी एग्जांपल्स भी मैडम ने दी थी कि अगर सोर्स और रिजर्वायर सिमिलर भी हो सकते हैं और सोर्स और रिजर्वायर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजर्वायर जो होता है ना बेसिकली ह्यूमन या नॉन ह्यूमन एंटाइटी होता है जिसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जिंदा रहता है, वो मेटाबोलाइज करता है और वो मल्टीप्लाई करता है। इट कैन बी ह्यूमन या नॉन ह्यूमन एंटाइटी जिसके अंदर वो रह रहा है। और सोर्स जो होता है ना वो स्पेसिफिक साइट होती है जिस जगह से वो इन्फेक्शन फैल रहा है, जिस जगह से वो इन्फेक्शियस एजेंट निकल रहा। ठीक है, अब इसकी ये रिजर्वायर और सोर्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैम ने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी थी कि डिफरेंट की जो मैम ने एग्जांपल दी थी वो थी टाइफाइड की। कि जो टाइफाइड है, ठीक है, वो बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैसिला है और ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये इन्फेक्ट कैसे करता है
कि जब फूड कंटामिनेशन होती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड कैरियर से। हेलो, आर यू विद मी? जी डॉक्टर अली, अगर हम इसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेट करें, चेन ऑफ ट्रांसमिशन वो कैसे जी? जैसे रेजर्वायर और सोर्स वाज द फर्स्ट पॉइंट और फिर था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मुझे ये कंफ्यूजन हमेशा से रही है कि रेजर्वायर जो है, इफ यू आर स्नीजिंग, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इट डिपेंड्स आपका, अगर तो जो स्नीजिंग की वजह से आपका जो इन्फेक्शन है, अगर तो वो नेजल इन्फेक्शन है, तो वही सोर्स है और वही रिजर्वायर, ठीक है? दोनों आपके नाक से इन्फेक्शन निकल रहा है और वहीं पे इन्फेक्शन थ्राइव कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है नेजल उसमें, ठीक है? ठीक है। तो वो तो सिंगल सोर्स हो गया ना, ठीक है? तो सोर्स और रिजर्वायर इज द सेम। सोर्स और रिजर्वायर इज द सेम। जैसे वो अगली मैम ने एग्जांपल दी थी कि जो स्टाफ ऑरियस है, ठीक है, उसमें आपका वो नेजल कैरियर ही होता है और द ड्रॉपलेट्स, हाँ, वो जिससे वो बाहर निकल रहा है, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो व्हीकल है, वो सोर्स नहीं है। सोर्स तो आपका नाक है ना, जहां पे वो एजेंट था वहां से डायरेक्टली निकल आया। जो ड्रॉपलेट्स हैं, दोज आर व्हीकल, दोज आर नॉट द सोर्सेस। वो सिर्फ कैरी कर रहे हैं उसको। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि मजीद कंफ्यूज हो गई है? हेलो, ठीक है डॉक्टर अली, समझ आ गया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सोर्स और रिजर्वायर, और सोर्स और रिजर्वायर से ही बेसिकली जो व्हीकल होती है, जो कॉमन व्हीकल है या वेक्टर है, वो मतलब निकलता आगे से ना। तो वो आपने ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि जो फिर इसके आगे से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगी, ठीक है, वो व्हीकल की फॉर्म में हो, आइदर सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर या कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर हो, ठीक है। वो ये चीज आपने नहीं करनी। सोर्स और रिजर्वायर बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा इन्फेक्शियस एजेंट पड़ा हुआ है या जहां से हमारा इन्फेक्शियस एजेंट निकल रहा है, ठीक है। और जो व्हीकल है वो सिर्फ ट्रांसमिशन कर रहा है, इन्फेक्शन को फैला रहा है, सोर्स से लेके ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचा रहा है। तो ये टाइफाइड में जो गॉल ब्लैडर है, इट इज द रिजर्वायर, ठीक है। और फूड कंटामिनेशन होती है, और फूड सोर्स बन जाता है, ठीक है जी? सही है। हेलो, ठीक है, इट इज क्वाइट इनफ। अब इसके बाद जो है ना जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अब अगले जो सिर्फ वो चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, मैं वो चीजें सिर्फ अब आपको बताऊंगा कि एक चीज जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब क्लिनिकल और कैरियर जो नॉन क्लिनिकल डिजीज होती है, उसमें आगे से 5 डेफिनेशंस हैं या 5 स्टेट्स हैं जो हमने पढ़नी है। प्री क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल है, परसिस्टेंट क्रॉनिक है, लेटेंट है या कैरियर है। अब सब क्लिनिकल और कैरियर, इसमें डिफरेंस क्या है? होती दोनों नॉन क्लिनिक, मतलब क्लिनिकली नॉन एपरेंट डिजीजेस हैं। दोनों में जो होस्ट होता है वो सिर्फ कैरियर होता है, वो मतलब डिजीज उसमें खुद से डेवलप नहीं होती, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब क्लिनिकल में और कैरियर में? फिर किसी को पता है? सब क्लिनिकल में कभी डिजीज जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है। वो तो उसमें भी नहीं होती, कैरियर में भी नहीं होती, उसमें भी वो खुद इन्फेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ बार-बार कर रहा होता। उसमें एक तो सीरोलॉजिकल एविडेंस का है कि सब क्लिनिकल में आपको सिर्फ तब पता, आपके पास लैब डायग्नोसिस होता है कि ये बंदा है, ये लैब डायग्नोसिस पे पॉजिटिव है, लेकिन साइंस और सिम्टम्स नहीं है।
दैट मीन्स और कि कैरियर ये स्टेज सब पे भी क्लिनिकल डिपेंड करता है, कैरियर के स्टेज जो- पे भी डिपेंड करता है। और जो कैरियर है उसमें आपके पास नेगेटिव सेरोलॉजिकल एविडेंस होता है, मतलब आपको ये भी नहीं पता होता कि ये सेरोलॉजिकली पॉजिटिव है कि नहीं है। मतलब डिजीज डेवलप नहीं हुई हुई ना, तो फिर इसमें तो डिजीज डेवलप होती है वो, तभी फिर क्लिनिकल एविडेंस उसमें लैब एविडेंस है, इसमें लैब एविडेंस नहीं है। लेकिन नॉन सब क्लिनिकल में है। डिजीज इज प्रेजेंट ना। डिजीज मतलब इन्फेक्शस एजेंट है, लेकिन वो डिजीज नहीं है बंदा, और ना ही उसमें डिजीज डेवलप होगी। सब क्लिनिकल में, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अच्छा। लेकिन जो सब क्लिनिकल है उसमें हमारे पास लैब एविडेंस होगा और वो बंदा इन्फेक्टिव होगा, ठीक है। जो कैरियर है, ठीक है, इसमें हमारे पास सीरोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता, ठीक है, हमारे पास कोई लैब एविडेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें ये जो कैरियर है ये इन्फेक्शन दे तो रहा होता है, लेकिन खुद से इसमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होता। इसमें सिर्फ एक्टिव मल्टीप्लिकेशन होती है इन्फेक्शियस एजेंट्स की, और ये उसको शेड कर रहा होता है। क्लियर हुआ आपको? अगर आप दोबारा से एक दफा revise डेफिनेशन कर दो। पढ़ लें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जो सब क्लिनिकल है, डिजीज दैट इज नॉट क्लिनिकली एपरेंट एंड इज नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम क्लिनिकली एपरेंट। कि ना तो वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं और ना ही साइंस एंड सिम्टम्स फ्यूचर में डेवलप होंगे सब क्लिनिकल डिजीज में। इसकी एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स या कल्चर पॉजिटिव आते हैं हमारे पास, यानी लैब एविडेंस पॉजिटिव आता है हमारे पास, ठीक है। ये दो चीजें। अब हम चलते हैं कैरियर्स की तरफ। कैरियर्स में इंडिविजुअल हार्बर्स द ऑर्गेनिज्म बट इज नॉट इन्फेक्टेड as measured by the serological studies. No evidence of an antibody response. यानी आपके पास कोई लैब एविडेंस नहीं होता कैरियर में कि ये इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता, और बाय एविडेंस ऑफ क्लिनिकल इलनेस। ना तो उसमें क्लिनिकल इलनेस है, ना साइंस एंड सिम्टम्स है, ना सीरोलॉजिकल एविडेंस है, ना लैब एविडेंस, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म आगे से स्प्रेड भी कर रहा है। अब क्लियर हुआ आपको कि लैब एविडेंस का बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ये सब क्लिनिकल में आपके पास लैब एविडेंस होता है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर सकते हैं, आपके पास लैब्स में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। कैरियर स्टेट में आपके पास सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता, आपके पास लैब में आपको कोई एंटीबॉडी लेवल्स नजर नहीं आएंगे, बॉडी में को कल्चर्स पॉजिटिव नहीं आएंगे। इसमें कोई एग्जांपल हो सकती है? वो सिर्फ कैरियर स्टेट है। कोई ये तो एग्जांपल आप हेल्प करें ना मुझे एग्जांपल देने में। ना कहाँ अभी कोई और बता दे कोई एग्जांपल, जरा अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। चलिए ये मैं ना सोचूंगा कल तक, और इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये एग्जांपल इसमें क्या हो सकती है। बस डॉक्टर अली काफी है। अच्छा, इतना काफी है? हाँ, थक गए। सॉरी, थक गए डॉक्टर अली, बस काफी है। चले ठीक है, कल ऐसा करेंगे कि इसको खत्म करके तो जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना शॉर्ट लिस्ट, वो कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली अब से जो पोर्शन शुरू होना है ना उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस ठीक है, डन। ये जो बस ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, मैं बस ये अपलोड कर देती हूँ इसके बाद। आई होप कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो हम कल से किसी और को कह देते हैं, वो कर लेगा। नहीं डॉक्टर जी, बहुत फायदा हुआ, ठीक आपने बहुत ठीक है, बहुत फायदा हुआ है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अब आप भी पढ़ाएंगे,
आप नहीं थैंक यू सो कराने हैं? मच। डॉक्टर अली इसका मतलब ये मुझे बस- कोई बुक बता दें। मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, मैंने अपने डॉक्टर अली ने खुद बुक लिखी हुई है। मैंने पुराने वो जो रेफा वाले लेक्चर्स हैं और जो शिफा वाले लेक्चर्स हैं अच्छा, हम अगर मैम वाली स्लाइड्स और मैम वाले नोट्स को सिर्फ